इस हफ्ते कई इंटरनेशनल ट्रेड डेटा ऐसे आ रहे हैं, लेकिन पैनी नजर रखनी है गाजा इजराइल युद्ध पर। यह युद्ध पूरे कारोबार की पिक्चर बदल कर रख सकता है, लेकिन हम इंटरनेशनल ट्रेड डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रेड डेटा पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुंवर जी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा। रवि जी से हम यह ओपिनियन लेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड डेटा के साथ गाजा इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उसका इंटरनेशनल पूरे मार्केट्स पे क्या असर होगा, खासकर बुलियन मेटल और क्रूड पर। रवि जी आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। रवि जी, सोना हाँ चांदी के जी। कारोबार की पहले बात कर ली जाए। काफी तेज बढ़त आई पिछले वीक जब गाजा इजराइल का युद्ध चरम पर पहुंचा। अभी भी यह युद्ध में पल पल तस्वीर बदल रही है। कुछ अन्य खाड़ी देशों के भी युद्ध में कूदने की संभावना नजर आती है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। रवि जी, क्या असर होगा सोना चांदी के कारोबार पर, क्या करना चाहिए? नमस्कार। डेफिनेटली जो लास्ट फ्राइडे को जो मोमेंटम था पर्टिकुलर इवनिंग में, वो यही मोमेंट को डिस्काउंट कर रहा था, क्योंकि उस टाइम जब इजराइल ने मोर देन 10,000 जो अपना फोर्सेस है वो वहां पे डिप्लॉय किया, तो मार्केट को ऐसा ऐसा अंदेशा था कि शायद जल्द ही वो आक्रमण कर देगा या अंदर बॉर्डर में घुसेगा। हालांकि फिर भी देखे तो यूएस ने जो स्टैंड चेंज किया, थोड़ा बहुत पहले भी वो वॉर के साथ थे, हालांकि उन्होंने अपना स्टैंड आज भी चेंज किया कि वो वॉर नहीं चाहते, एंड उसको ऐसा माना है कि जो वॉर के क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर रह के इसराइल वॉर करेगा। हालांकि जिस हिसाब से ऑलरेडी इतना दोनों साइड कैजुअलिटीज हुई है, तो नहीं लग रहा है कि ये वॉर में अभी मीन्स की ईरान भी यूएस के डर से या यूएस भी अन्य खाड़ी देशों के डर से थोड़ा डिप्लोमेसी से मामला मुझे लग रहा है कि निपटना चाहिए। हालांकि इसराइल थोड़ा बहुत एग्रेसिव कंट्री है, पहले उसका हिस्ट्री जैसा रहा है। वो जो मीन्स को चाहता है उसको वो खत्म करके वो दम लेता है। तो इस हिसाब से ये वॉर काफी इंपॉर्टेंट स्टेज पे 1 से 2 दिन काफी क्रूशियल है, क्योंकि अभी मीन्स की दोनों साइड मीन्स अगर ये इसराइल अंदर मीन्स के घुसपैठ करता है, अंदर उसके सोल्जर्स जाते हैं, तो तुरंत ही खाड़ी देश इसमें आएंगे। पर्टिकुलर ईरान का काफी इंटरेस्ट लग रहा है। अभी भी ईरान ने अपना स्टैंड ऑलरेडी रोज ना रोज कोई ना कोई कमेंट देते हैं कि वो ट्रिगर मीन्स की इसराइल की ओर से ही कुछ होगा। तो बेसिकली ये इफ एंड बर्ड्स काफी आ चुके हैं। आज मॉर्निंग से लेकर थोड़ा सिचुएशन स्टेबल दिख रहे हैं। अभी वो मीन्स की जो फॉरेन नेशनल से उसको इजिप्ट के रास्ते थोड़ा सीज फायर करके वो वहां पे निकालने की ट्राई कर रहे हैं, या मीन्स के उन्होंने 24 आवर्स की डेडलाइन फ्राइडे दी थी। वो 24 आवर खत्म हो गए, उसके बाद 5-6 घंटे वो टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत वो नॉर्मल पीस जी सिचुएशन है। अगर मीन्स के ये वॉर बिटवीन हमास एंड इसराइल रहे, तो उसका अभी ज्यादा इम्पेक्ट नहीं आना चाहिए, वो आ चुका है जो आना था। मुझे लग रहा है कि फिर भी ये इवेंट का रिस्क है। जब तक ये इवेंट का आपको पता नहीं चलता कि ये पूरी तरह खत्म हो चुका है, पूरी तरह सीज फायर हो चुका है, तब तक गोल्ड एंड सिल्वर में जो मोमेंटम बना था वो बना रहेगा। उसके साथ कई डेटा है, कई अहम इवेंट्स भी है जो आने हैं, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्क्लोज किए हैं। पर्टिकुलर यूएस के रिटेल सेल्स डेटा जिसके ऊपर मार्केट का फोकस रहेगा इस हफ्ते। चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जीडीपी सिल्वर के लिए आज से ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी यूएस चाइना से कोई स्टिमुलस आएगा, एंड यूएस के फेड चेयर पोवेल की स्पीच है, ये सबसे बड़ा ट्रिगर ये सब रहेगा। मेरे हिसाब से इसके ऊपर ही मोमेंटम आधारित होगा, क्योंकि जो लास्ट वीक के डेटा है उसमें इफ एंड बर्ड्स काफी आ चुके हैं। पहले मार्केट ऐसा मानता था कि नवंबर में कोई रेट हाइक नहीं होगा, बट लास्ट वीक के जो डेटा हॉकिश रहे, इस हिसाब से थोड़ा बहुत मार्केट को ऐसा अंदेशा लग रहा है कितना भी ज्यादा डविश पॉलिसी फेड की ओर नहीं होगी, तो फेड चेयर की जो स्पीच है, कमेंट्स है, वो पॉलिसी आउटलुक को लेके, इकोनॉमिक आउटलुक को लेके, तो इसके ऊपर मार्केट फोकस करना चाहेगा। और लास्ट डे चाइना के शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट्स है वो आएंगे। तो आई थिंक ये पूरे 4 दिन, चारों दिन इवेंट्स है, चारों दिन वोल्टालिटी रहेगी। आज जी ज्यादातर एफएमसी मेंबर्स की स्पीच है। हालांकि डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखें, थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए ट्राई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सारे डेटा के हिसाब से इस हफ्ते गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा प्रोटेक्टिव मूव रहेगा। पर्टिकुलर अगर डिप पे कुछ मिले तो आई थिंक सिल्वर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना का कुछ स्टिमुलस आया या डेटा अच्छा है, तो सिल्वर वुड आउट परफॉर्म। बेस मेटल में ऑलरेडी स्टेबिलिटी ये हफ्ते दिख रही है। तो आई थिंक सिल्वर को अगर 70,000 के जितने करीब मिले
आप उसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 69,200। अपर साइड लग रहा है कि हफ्ते में 70,000 तक के टारगेट आने चाहिए। जी। और रवि जी ने इसकी क्रूड और नेचुरल गैस की बात कर ली जाए, काफी अच्छी बढ़त आई थी शुक्रवार के दिन, जबकि गुरुवार को गिरावट थी बाजार में। क्या लगता है आपको कि जिस तरह का माहौल बना है वैश्विक, उसमें क्रूड क्या जो रिटर्न देके जा सकता है इन्वेस्टर्स को? क्रूड में पर्टिकुलर ओपेक प्लस है उसका। हर टाइम जैसे ही कुछ करेक्शन आता है प्राइसेस में, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट आ रही है जिस हिसाब से प्राइसेस नीचे सस्टेन नहीं हो रहे। पहले नीचे आया था तब मीन्स की ओपेक प्लस ने अपना प्रोडक्शन कट करने के लिए ट्राई किया। बाद में जब गिरावट आई, रशिया ने अपना जो ऑयल, गैसोलीन एंड डीजल एक्सपोर्ट पे कुछ प्रतिबंध, कुछ टैक्सेस लगाए। उसके बाद जब गिरावट आई तब ये इजराइल वाला इश्यू हुआ। तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई रीजन से क्रूड में कोई ज्यादा वीकनेस सस्टेन नहीं हो रहे। अब इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट में 92 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस को पार कर पाता है तो मेरे हिसाब से ये रैली और आगे जा सकती है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी 5-6% की तेजी के साथ क्रूड बंद हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए रेडी रहना है। बट ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन है, ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। जब ये रिस्क बढ़ जाता है या आपका एफ एंड बर्स बढ़ता है, तब आपको ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे हिसाब से क्रूड का जो 7300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है वो अभी 100 के करीब चल रहा है। ये कॉल ऑप्शन में आप बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम आपका लॉस 100 का रहेगा, अदरवाइज आप 62 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि कॉल ऑप्शन में आपको 200 तक के लेवल आने चाहिए। वही नेचुरल गैस में अभी दो फैक्टर आएंगे, क्योंकि नेचुरल गैस में मिड अक्टूबर के बाद नवंबर मिड तक क्या सिचुएशन होता है, उसका वेदर है, उसका रिपोर्ट एंड उसके इन्वेंट्री के रिपोर्ट का अलग अलग असर आता है। जैसे जी ही ये इन्वेंट्री आती है, वो इन्वेंट्री लोअर आ रहे हैं और वेदर रिपोर्ट ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हॉट वेदर है। तो दोनों साइड के इम्पैक्ट के लिए रेडी रहना है। बट यस, मुझे लग रहा है कि आज की गिरावट एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, वो भी थ्रू कॉल ऑप्शन आप प्ले कर सकते हैं। नेचुरल गैस का 260 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अभी 10 के करीब ट्रेड कर रहा है, बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 4। टारगेट आज या कल 1-2 दिन में ऊपर 2022 तक के लेवल आने चाहिए। जी। और रवि जी, बेस मेटल्स की बात कर ली जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड डेटा किस तरह प्रभावित करेंगे बेस मेटल्स को? बेस मेटल के लिए काफी क्रूशियल वीक रहेगा, पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स की मोमेंटम एज वेल एज यूएस ट्रेजरी है। मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते ये दोनों साइलेंट रहेंगे। काफी हफ्ते हमने ये दोनों के ऊपर बेस मेटल्स में प्रेशर आता हुआ दिखा, हायर लेवल पर रेजिस्टेंस आता हुआ दिखा। इस टाइम मुझे लग रहा है कि चाइना का फैक्टर डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट को अभी भी एक्सपेक्टेशंस है कि चाइना की ओर से कोई स्टिमुलस आएगा। ये एक्सपेक्टेशन इस हिसाब से भी रखनी चाहिए, क्योंकि चाइना लगातार स्टिमुलस दे रहा है, लगातार इंटरेस्ट रेट लोअर रख रहा है, फिर भी चाइना में इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, डिफ्लेशन एंड स्टेग्नेशन की सिचुएशन में चाइना है। मीन्स की डिमांड फैक्टर अभी भी काफी कमजोर है। जब तक डिमांड फैक्टर रिवाइव नहीं होता तब तक चाइना बड़ी पेस पे रिवाइव नहीं हो सकता। तो चाइना से और कुछ लिक्विडिटी बूस्टर या कुछ सेंटिमेंट बूस्टर डोज आ सकता है। वही चाइना लगातार यूएस के फॉरेक्स मार्केट में, ट्रेजरी मार्केट में जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है वहां पे वो बिकवाल कर रहा है। उसका यूज वो या तो गोल्ड परचेस कर रहा है उसके सेंट्रल बैंक, या वो स्टिमुलस दे रहा है। तो मेरे हिसाब से लिक्विडिटी काफी पर्याप्त है चाइना के पास कि वो अभी और स्टिमुलस इंफ्यूज कर सके। तो मुझे लग रहा है कि साथ में इस हफ्ते चाइना के डेटा भी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड जीडीपी ग्रोथ के डेटा वेंसडे आने हैं मॉर्निंग में। कल रिटेल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूएस का है। वही बात करें तो फेड चेयर की स्पीच थर्सडे को है। एंड इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ्राइडे को, जब चाइना अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट्स को डिक्लेयर करेगा। तो आई थिंक चारों दिन काफी क्रुशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है। बट मेरा मानना है कि जो लास्ट वीक का करेक्शन है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पर्टिकुलर एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये दो कमोडिटी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जिंक में 220 के करीब का ट्रेड चल रहा है, बाय कर विद स्टॉप लॉस ऑफ 215। टारगेट जी 227 का रहेगा। एंड एल्यूमिनियम भी 202 का काफी अहम सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है, बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 198। टारगेट वुड बी 210। जी। रवि जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज के बारे में चर्चा हुई उसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, पर कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में ये सारी पोजीशन हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। और आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा। धन्यवाद।